नमस्कार साथियों, आज हम बजट पर चर्चा करने वाले हैं। बजट के प्रकार, इसकी अवधारणाएं, इसकी संरचना, इस बजट घाटे, इन पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले अर्थशास्त्र विषय से जुड़े हुए सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध कि आप इस विषय से जुड़े अपने अमूल्य सुझाव जरूर देवें तथा अन्य साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि आपके लिए ये विषय थोड़ा नया है, परंतु आप बड़ी धैर्यता तथा सहजता के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। बजट के बारे में बात करें तो बजट सरकार की राजस्व नीति का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। सामान्यतः हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यार मेरा तो थोड़ा बजट खराब है, परंतु यहाँ अपन देखें, एक व्यक्तिगत बजट की बात करें और एक आम बजट की बात करें, सरकारी बजट की बात करें, तो दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ व्यक्तिगत बजट में आय के अनुसार खर्चा करना, व्यय करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी परिवार आय के अनुसार खर्च करने का प्रयास नहीं करेगा तो उसकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है। परंतु अपन यहाँ आम बजट की बात करें, सरकारी बजट की बात करें, तो यहाँ व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इसका मूलभूत अंतर देखें तो व्यक्तिगत बजट को किन्हीं भी व्यक्तियों से या किसी संस्था से पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि परिवार के सारे सदस्य बैठ के और उसको पारित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, परंतु आम बजट या सरकारी बजट की बात करें तो वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण अंतर और देखें तो व्यक्तिगत बजट का प्रकाशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि घर के सभी सदस्यों के खर्चे को फिर प्रकाशित करवाया जाए, परंतु यहाँ ये सरकारी बजट को प्रकाशित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अपन यहाँ देखें कि एक देश की अर्थव्यवस्था में बजट का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बजट एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का स्वरूप निहित होता है। देश के आर्थिक विकास के मापदंड बेरोजगारी, गरीबी तथा कृषि व औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे इससे जुड़े हुए होते हैं। अपन बजट से बात करने पर से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालते हैं। बजट शब्द का जो प्रयोग अपने भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इस बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 112 यानी संविधान में 112 अनुच्छेद तय किया गया है, जिसके अनुसार क्या है, सरकार प्रत्येक वर्ष आय व व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, जिससे यह उल्लेख होता है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किस मद पर कितना व्यय करना है और उस व्यय को कहाँ से पूरा किया जाएगा, इस बात की उसके अंदर उल्लेख किया गया है। अगर अपन बजट शब्द की बात करें तो बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बूजे से बनता है। बूजे का अर्थ है चमड़े का थैला। वर्ष 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रखकर लाए थे। कालांतर में यही बजट कहा जाता है। बजट शब्द के प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम 1803 में फ्रांस में बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और अपन बात करें भारत में सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1860 में बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को है। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। अगर स्वतंत्रता पश्चात की बात करें तो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी ने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया स्वतंत्रता के पश्चात। गणतंत्र भारत की बात करें तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा, वित्त वर्ष की बात करें तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, अनुच्छेद अभी मैंने बताया 112 और राज्य के बजट का 202। एक ये हलवा प्रथा है, जब बजट प्रस्तुत करने से पहले इसकी पूर्व तैयारी में ये हलवा प्रथा रखी जाती है। इसके पश्चात
जो भी संसद से या इस बजट से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं वो किसी से कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते जब तक कि बजट को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। यहाँ अपन देखें कि वर्ष 2000 तक जो बजट प्रस्तुत किया जाता था वो शाम के 5 बजे, परंतु यशवंत सिंह जब वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तब ये 11 बजे से आरंभ कर दिया गया। एक और आते हैं CD देशमुख, उसके समय 1955-56 में पहली बार बजट को हिंदी भाषा में छपवाया गया। इससे पहले बजट अंग्रेजी भाषा में छपवाया जाता था। ये सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई। 10 बार इसने बजट को प्रस्तुत किया है। अपन ये भी देखें कि मोदी सरकार में वर्ष 2017-18 के बजट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उनमें अपन पहला परिवर्तन देखें तो इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किया जाता था वो फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में, लेकिन यहाँ फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, और वो भी 1 फरवरी। यहाँ अपन बात करें दूसरा अंतर जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय है उसको समाप्त कर दिया, ये अवधारणा समाप्त कर दी गई। और तीसरा यहाँ महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया गया कि जो रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था वो आम बजट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अपन इसके साथ साथ कुछ और भी इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, ये भी ध्यान में रखना कि प्रधानमंत्री पद के साथ साथ वित्त मंत्री पद का कार्य जैसे मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, VP सिंह है, मनमोहन सिंह है, और एक आप ध्यान में रखना रामास्वामी वेंकटरमन है जो वित्त मंत्री थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। 2005-06 के बजट में पहली बार मनरेगा और जेंडर बजटिंग की घोषणा भी की गई है। तो ये तो बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने देखा। अपन बात करें बजट की तो बजट में मुख्य रूप से 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं, 3 वर्ष के 4 आंकड़े। ध्यान में रखना बजट में 3 वर्ष को शामिल किया जाता है, पिछला वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष। विगत वर्ष का एक आंकड़ा, वास्तविक आंकड़े, और चालू वर्ष के 2 आंकड़े होते हैं, अनुमानित और संशोधित। और आगामी वर्ष के भी क्या होते हैं, अनुमानित होते हैं। अब देखिए जैसे विगत वर्ष है, जैसे अभी बात करें 2020-21, और आगामी वर्ष के हो गए 2021-22, और इसका मतलब 2019-20 के आंकड़े विगत वर्ष के हो गए। ये वास्तविक आंकड़ा होता है, लेकिन ये जो तीनों आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। कारण देखें, ये तो पिछले वर्ष का हो गया। मैं उदाहरण के रूप से जैसे अनुमानित हो, जैसे ये देखें कि कर से मान लो कि 5% आय प्राप्त होने की संभावना है, रक्षा पर मान लो कि 6% खर्च करने या 8% खर्च करने का अनुमानित है। परंतु यहाँ अनुमानित आंकड़े का देखें कि अनुमानित आंकड़ों में चालू वर्ष में जैसे 12 रुपये या 12% कर से आय प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया, ये तो अनुमानित हो गया। परंतु अपन देखें कि वर्ष की जो प्रथम 3 माही है उनमें 15% कर प्राप्त हुआ है, यानी 5% के हिसाब से 3 माही हो गई। तो इसका मतलब जो संशोधित हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 20। तो ये भी क्या हो गया, अनुमानित हो गया, और ये भी क्या हो गया, अनुमानित। फिर से आप इसको देखना और समझने का प्रयास करना। ये तो अनुमानित हो गया कि 12% के हिसाब से कर से आय प्राप्त होगी, और यहाँ संशोधित क्या हो गया कि प्रथम 3 माही में 15% हुआ। ठीक है, या 15 रुपये प्राप्त हुए, तो प्रत्येक 3 माही के अनुसार 5-5 हुए। तो इस हिसाब से जो संशोधित कितना हो गया, 20। ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, और आगामी वर्ष का भी क्या होगा, अनुमानित होगा। तो इस प्रकार अपन देखें 3 वर्ष के 4 आंकड़े होते हैं। अब अपन देखें, ये हमने ये भी देख लिया वास्तविक वाला, और ये भी देखा कि रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया था। अब ये अपने एक टेबल के माध्यम से इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें, फिर इनको अलग अलग बिंदुओं के तहत इनको समझेंगे। ये बजट है, उस बजट के 2 हिस्से हमने देखे, एक तो कुल प्राप्तियां और एक कुल व्यय। कोई भी आय का स्रोत होता है उसके ये बजट के 2, एक तो कुल प्राप्तियां आय हमारी और कुल खर्चे। कुल प्राप्तियों को देखें तो 2 भागों में बांटा गया है, एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजी प्राप्तियां।
राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत अपन शामिल करें, उन आय को शामिल किया जाता है उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो, जिसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता है, जैसे कोई कर से प्राप्त आय हो, सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा अर्जित लाभ हो, या सरकारी उधार पर प्राप्त ब्याज हो। ये सब क्या है, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल है। अगर सामान्य शब्दों में बात करें, वो सारी की सारी आय इस राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल होगी, जिन्हें न तो सरकार को वापस लौटाना होगा, न ही बदले में किसी प्रकार की कोई मतलब प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सामान्य हित के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ आयकर की, तो आयकर क्या है, राजस्व प्राप्ति है। कैसे समझेंगे कि सरकार ने किसी व्यक्ति पर कर लगा दिया जो इस कर के दायरे में आता है, और वो राशि किसके पास चलेगी, सरकार के पास। अब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ दिनों बाद या अगले 2-4 साल बाद में सरकार के पास आ जाए और कहे कि मेरे वो आयकर की राशि वापस दे, या मेरे को कोई 1000 किलो केला दे, वो दे कोई सामान, ऐसा इसमें नहीं है कोई। ठीक है, तो वो सारी मदें उस राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल होगी। पूंजीगत प्राप्तियों के जैसे ऋणों की वसूली, मतलब कि पिछले किसी वर्षों में सरकार के द्वारा कोई ऋण दिया गया है, वो वापस लिया गया है, इसका मतलब पहले सरकार ने दिया है, वो इस ऋणों की वसूली के अंतर्गत आ गया। अन्य प्राप्तियां हैं, जैसे अल्प बचत जमा हो गई, कोई भविष्य निधि जमा हो गई, ठीक है, उधार व अन्य देयताएं, ठीक है, जैसे सरकार ने या तो देश से या विदेश से क्या लिया है, ऋण लिया है, तो वो ऋण की राशि सरकार की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। परंतु वो सरकार की क्या है, देयता है, भविष्य में उसको क्या देना है, वापस लौटाना है। परंतु यहाँ एक मेरे शब्दों में बात करूँ तो राजस्व प्राप्ति से मान लो कि बुखार नहीं चढ़ती। यहाँ थोड़ा बुखार, जैसे मान लो कि उधार ले ली, तो उधार ले लिया तो बुखार कौन सी चढ़ गई, वापस लौटाने वाली, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा समझने का और प्रयास करना। आप यहाँ राजस्व प्राप्तियों को 2 भागों में बांटा है, कर आय और गैर कर आय। कर आय को प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ठीक है, इनके अलग अलग और बात करेंगे अपन। कुल व्यय की बात करें तो राजस्व खाते पर व्यय, पूंजीगत खाते पर व्यय, ब्याज भुगतान और पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान। अपन बात करें कि एक तो उधार लेना, उधार लिया है सरकार ने, तो वो सरकार की आय हुई, सरकार की आय हुई, और वो आय पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होगी। सरकार ने उधार दिया तो सरकार से पैसा चला गया, तो वो पूंजीगत खाते का व्यय हो गया। परंतु मान लो कि सरकार ने पीछे कोई वर्षों में उधार दिया हुआ हो और उसका क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है, ब्याज सरकार के खाते में शामिल हो रहा है, तो वो ब्याज प्राप्ति राजस्व प्राप्तियों में शामिल होगी। और राजस्व प्राप्तियों में किसकी, गैर कर आय में। अब पूछो कैसे, क्योंकि ब्याज की जो राशि है वो सरकार के पास आने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को, तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास आप करना। अब अपन ये घाटे इनकी बात करेंगे, पहले इनके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, राजस्व प्राप्ति के 2 भाग हैं। एक कर राजस्व है, जो ऐसा कर क्या एक व्यक्ति का अनिवार्य अंशदान है जो सरकार को दिया जाता है, और सरकार इसका प्रयोग सामान्य हितों के लिए किया जाता है, और इसके बदले में कोई प्रत्यक्ष विशेष लाभ का कोई संबंध नहीं होता, कोई व्यक्तिगत, यानी वो उसको वापस ले ले या सरकार उसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ दे। ये 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष कर यानी उस कर के दायरे में जो आता है उसे ही वो कर चुकाना होता है, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, व्यय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, पूंजी लाभ कर हो गया। और ये राज्य सरकार वाला, जैसे भू राजस्व हो गया, कृषि आय पर कर हो गया, होटल प्राप्तियों पर कर हो गया, व्यवसायिक कर हो गया, ये सारे के सारे। अप्रत्यक्ष कर यानी जैसे लगाया किसी और पर और उसका वहन किसी और के द्वारा किया जाता है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उत्पाद को पर लगाया जाता है, उत्पाद उसको वस्तु के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, और वो वस्तु जो व्यक्ति चुकाता है
जैसे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है तो अंतिम रूप से वो कर भार किस पर पड़ जाता है, उपभोक्ता पर पड़ जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर, जैसे ये अभी वस्तु एवं सेवा कर जो जिसको जीएसटी बोलते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष कर का ही स्वरूप है। फिर गैर कर राजस्व की बात करें तो गैर कर राजस्व कर के अलावा वो जो भी राजस्व है, जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंशदान, जैसे रेलवे से कोई अंशदान प्राप्त हुआ है जो कि वापस नहीं लौटाना होगा, डाक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ है, ब्याज प्राप्तियां हैं, तो जैसे सरकार ने कोई उधार दे रखा है और उस उधार से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कहाँ शामिल होगा, राजस्व में, क्योंकि वापस नहीं देना होगा। इसी प्रकार ये राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त निविल अंशदान, और भी अपन देखें तो राजकोषीय सेवाओं से हो, सामान्य सेवाओं से हो, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं से हो, आर्थिक सेवाओं से, तो ये सब किस में शामिल होंगे, राजस्व आय के गैर कर राजस्व में शामिल होंगे। अपन राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय में वो सारी मदें शामिल होगी जिनके द्वारा किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता हो। जैसे अपन देखें प्रतिरक्षा पर व्यय, यानी सुरक्षा पर व्यय किया जा रहा हो तो वो किस में शामिल होगा, राजस्व व्यय में शामिल होगा। अब प्रतिरक्षा पर जो किया जा रहा है व्यय, उससे किसी वित्तीय परिसंपत्ति या भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। जैसे सड़क पर किया जा रहा है, अब सड़क पर क्या होगा, इससे मतलब यातायात के साधन है, विभिन्न उत्पादकीय वस्तुएं हैं, वो इसके ऊपर से होकर जाएंगी, तो इससे और वित्तीय या पूंजी निर्माण होगा इसके द्वारा। लेकिन राजस्व व्यय में ये सारी, जैसे सब्सिडी हो गई, सब्सिडी से भी किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। ब्याज भुगतान हो गया, ठीक है, ब्याज भुगतान, ठीक है, तो वो किस में शामिल होगा, राजस्व व्यय में शामिल होगा, ठीक है। अब अपन करें बात पूंजीगत बजट की, तो उसमें पूंजीगत प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के ये 3 रूप ध्यान में रखना, ऋणों की वसूली यानी पुराना ऋण वापस प्राप्त करना, अन्य प्राप्तियां हैं, उधार व अन्य देयताएं हैं। अन्य प्राप्तियों जैसे अल्प बचत जमा हो, भविष्य निधि जमा हो, इनसे प्राप्त हो रही है। उधार चाहे वो देश से या विदेश से क्या कर रहा हो, सरकार प्राप्तियां प्राप्त कर रहा हो, तो वो भी सरकार की आय के अंतर्गत शामिल होंगे। और फिर है पूंजीगत व्यय। अब देखो ये बजट सार में अब मैं आपको दिखाता हूँ, वर्तमान ये 2020-21 19-20 का ये आपका ये बजट जिसमें अपन बात करें, तो ये मैंने 2018-19 का, पिछले वर्ष का 2019-20, 2019-20 और 2020-21 आगामी बजट, ठीक है। अब इसकी ये कर राजस्व से प्राप्तियां हैं, ये इनके आंकड़े दे रखे हैं, और कर भिन्न राजस्व है। कर प्राप्ति से मैंने बताया था कर आय और गैर कर आय। फिर पूंजीगत प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, उधार व अन्य देयताएं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर अब कुल प्राप्तियां क्या हो गई, इन दोनों का योग हो गया। फिर ये कुल व्यय देखो जिसमें राजस्व खाते पर व्यय आ गया, ठीक है, ब्याज भुगतान आ गया, और पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता, ये पूंजी खाता, तो ये इसके अंतर्गत एंट्री है। फिर ये राजस्व घाटों की भी अपन बात करेंगे। अपन देखते हैं कि इस बजट में जो पिछला बजट है उसमें ये मतलब आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आय का हिस्सा प्राप्त हुआ है वो है उधार व अन्य देयताओं, 20 पैसे अगर 100 के आधार पर देखें। फिर ये देखो जीएसटी से 18, और निगम कर प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर, ये भी आपको बताना है। आयकर देखो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से देखो, सीमा शुल्क से देखो, कर भिन्न राजस्व देखो, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ ये देखो, ये सरकार के आय के स्रोत हैं। फिर अपन देखें रुपए जाता कहाँ है, खर्च कैसे कैसे कर रहा है उसका देखें एक, तो उसमें आप ये केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर इतना खर्च हो रहा है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा देखिए 20 पैसा, ठीक है, ये वाला पेंशन हो गया, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर ये हो रहा है। ब्याज अदायगी पर देखो 18 पैसा हो रहा है, रक्षा और डिफेंस पर हो रहा है, सब्सिडी पर हो रहा है, और वित्त आयोग और उच्च अन्य जो अंतरण हैं उन पर ये हो रहा है। तो ये जो खर्च किए जा रहे वाली राशि है वो है। अब मैं आपको
जो घाटे हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लाइटली इसको देखना। ये देखो, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे का मतलब है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर। अभी मैंने बताया कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। कुल प्राप्तियों में एक हिस्सा हो गया राजस्व आय का, और इधर देखें तो राजस्व व्यय। राजस्व व्यय मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष मतलब लाभ इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। ये राजस्व व्यय, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा कहलाएगा। अभी टेबल में मैं समझाऊंगा आपको। फिर है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, तो ये राजस्व घाटा जो प्राप्त हुआ है उसमें ये पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु जो सहायता अनुदान दिया गया है वो क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, तो ये प्राप्त होगा। ठीक है। फिर राजकोषीय घाटे की बात करें तो देखें कुल प्राप्तियां। तो कुल प्राप्तियों में क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां भी होंगी और पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल होगी, और उनमें से क्या घटा दिया जाए? राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाए। ठीक है, यानी राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाए। ऋणों की वसूली व अन्य प्राप्तियां, यहाँ एक मद छोड़ दी, उधार व अन्य देयताएं। मैंने पूंजीगत प्राप्तियों की बताई थी आपको 3 मद, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां और उधार व अन्य देयताएं। यहाँ उधार व अन्य देयताओं को नहीं शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? बजट घाटा और संपूर्ण सरकारी दायित्व है। अब ये और मैं समझाने को आपको प्रयास करूँगा। ठीक है। और प्राथमिक घाटा क्या हुआ कि आपने जो राजकोषीय घाटा निकाला है उसमें क्या घटा दें? ब्याज दायित्व, यानी ब्याज भुगतान किया हो वो किसमें? अब आपको बताना है कि ये ब्याज भुगतान राजस्व व्यय में आएगा कि या पूंजीगत व्यय में आएगा, ये बताना है। अभी ये मैंने आपको बताया था कि ये ब्याज जो किस में आएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इसकी एंट्री अलग से कर दी गई है। अब अपन इस टेबल में देखें तो देखने का प्रयास करें तो ये देखिए, राजस्व घाटा, ये राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा ये 10-1 यानी 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट कौन सा है? राजस्व घाटे पर। ठीक है। और 1 नंबर पॉइंट कौन सा है? ये राजस्व प्राप्तियाँ, यानी राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर ये हो गया। फिर अपन देखें प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? 14 पॉइंट में से 12 नंबर पॉइंट घटा दें। 14 नंबर पॉइंट कौन सा है? राजस्व घाटा वाला है। ठीक है। और 12 नंबर पॉइंट कौन सा है वो देखें अपन। तो ये देखिए, पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान। ठीक है। फिर राजकोषीय घाटे की बात करें तो 9 नंबर पॉइंट कौन सा है? कुल व्यय। कुल व्यय कौन सा होगा? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। उसमें से क्या क्या घटाया गया है? 1 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट। अब अपन देखें 1 नंबर पॉइंट, तो 1 नंबर पॉइंट तो हो गया राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व भी आ गया और कर भिन्न राजस्व भी आ गया। ठीक है। और कौन सा? 5 नंबर, 6 नंबर। 5 नंबर है ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली। 6 नंबर कौन सा है? अन्य प्राप्तियां। 7 नंबर नहीं है इसमें। ठीक है। और प्राथमिक घाटा क्या हुआ कि 16 नंबर में क्या कौन सा नंबर घटा दिया? 11 नंबर, यानी ब्याज भुगतान घटा दिया। अब देखें कि ये राजस्व घाटा किस बात को दर्शाता है, राजकोषीय घाटा किस बात को दर्शाता है। राजस्व घाटा की बात करें, राजस्व घाटा की बात करें तो ये सरकार की परिसंपत्तियों में बिना किसी वृद्धि के अंतः सरकार के बोझों से होने वाली वृद्धि से है। यानी कहने का मतलब राजस्व घाटा इस बात को दर्शाता है कि राजस्व जो आय हमें प्राप्त हुई है और राजस्व प्राप्तियां जो हमने अभी देखी हैं और राजस्व व्यय में कितना अंतर है। ठीक है। तो ये चीज़ यानी राजस्व जो आय है और राजस्व व्यय उनमें अंतर को ये दर्शाता है। ये जो प्रभावी राजस्व घाटा है इसमें अभी हमने देखा कि राजस्व घाटे में उस अंतर को और घटा दिया जाता है कि सरकार के द्वारा पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कोई भी सहायता दी गई है उसको घटाने के बाद जो शेष बचता है वो क्या हो गया? प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है राजकोषीय घाटा की, ये
राजकोषीय घाटे की बात करें अपन, तो राजकोषीय घाटे में क्या है कि सरकार की संपूर्ण देयता को प्रदर्शित करता है। देयता का मतलब हो गया कि सरकार को वापिस क्या होता है, उसको लौटाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको उधार वगैरह इनको। राजकोषीय घाटा वह समग्र घाटा है जो वास्तव में सरकार की समग्र जो बजटीय आय है तथा समग्र बजटीय व्यवहार से उत्पन्न कुल देयताओं को प्रदर्शित करता है। यानी समग्र आय से अभिप्राय उन प्राप्तियों से है जिनके कारण किसी प्रकार का दायित्व सरकार के ऊपर सर्जित नहीं होता। कहने का मतलब आय के अंतर्गत यानी सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है उसमें ऐसी मद भी शामिल होगी जिससे सरकार को देयता में कोई वृद्धि नहीं होती। देयता मतलब जैसे राजस्व आय प्राप्त हुई तो राजस्व आय से सरकार की देयता में कोई वृद्धि, देयता मतलब सरकार के बुखार चटना यानी वापस लौटाना, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं मद जिनके कारण सरकार की देयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे सरकार ने ऋण ले लिया, उधार ले लिया, इसका मतलब सरकार को क्या करना होगा, वापस लौटाना होगा, ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। ये राजकोषीय का घाटे का जो आकार या मूल्य है वो हमेशा ही बजटीय घाटे के या तो बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ये अर्थव्यवस्था में संसाधनों के अंतराल को प्रदर्शित करता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों में से बजटीय व्यवहार से उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए कितना निकाला है और कितना व्यक्तिगत उद्यमों को कि संसाधनों की आपूर्ति के लिए रख दिया गया है। जैसे अपन यहाँ देखें कि राजकोषीय जो घाटा है उसमें 9 नंबर मद, तो 9 नंबर मद में क्या है, दोनों वे शामिल हो गए, ठीक है। अब इसमें 1 नंबर यानी राजस्व प्राप्ति वाली घटा दी और कौन सी घटा दी, 5 नंबर और 6 नंबर वाला यानी ऋणों की वसूली, और ये शेष रह गया उधार व अन्य देयताएं, ठीक है। और एक राजस्व घाटे के कारण जो शेष बच रहा है वो, समझ रहे बात। तो इस प्रकार ये हो गया राजकोषीय घाटा। फिर आ गया प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या हो गया कि राजकोषीय घाटे में क्या घटा दिया जाए, ब्याज दायित्व। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मान लें कि किसी दिन हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने माता जी से 500 रुपये उधार ले लिए और हम पहुँच गए बाजार में, ये हमारा उधार हो गया, ये हमारी देयताएं हो गई, ठीक है, ठीक है, वो अपने राजकोषीय में आ गए। अब पीछे से अचानक क्या होता है, माता जी का फोन आता है कि बेटा तू 1 किलो चावल लाना, चीनी लाना। इस प्रकार से उन्होंने 250 रुपये का सामान हमें लाने के लिए कह दिया, ठीक है। अब हम देखें कि हमने वास्तव में कितना खर्च किया है, 250, ठीक है ना। तो ये 250 क्या हो गया, प्राथमिक घाटा, ठीक है। अब हम घर पहुंचे और सामान दे दिया। अब भविष्य में हम मान लो 2-4 दिन बाद में दोबारा माता जी से मांगे कि माता जी 200-300 रुपये दें, तो माता जी ये कहेगी कल परसों तो तुझे कितने 500 रुपये दिए थे, परंतु वो ये नहीं जानते कि उसमें तो कुछ तो मैंने क्या कर दिया, ब्याज भुगतान कर दिया, अर्थात उसमें से जो कुछ रुपए तो मैंने घर के सामान के लिए ले आया। तो ये इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब अपन बात करें कि बजट के प्रकारों की, तो उस बजट के प्रकारों में अपन देखें तो एक आता है परंपरागत अथवा आम बजट। ये परंपरागत आम बजट इसका पारंपरिक बजट का ही एक मतलब स्वरूप इसको मान सकते हैं अपन, किसको, पारंपरिक बजट का ही इसको स्वरूप मान सकते हैं। इस प्रकार के बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। जैसे हमने सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यहाँ विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। इस बजट में विभिन्न मुख्य रूप से विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय और विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाले आय को प्रस्तुत किया जाता है कि कर आय से कितनी होगी, ठीक है, और गैर कर आय से कितनी होगी, पूंजीगत प्राप्तियों से कितनी होगी और वो खर्च किस प्रकार से होगी, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख मिलता है, किंतु इस व्यय को करने से क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार का बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना है, न कि तीव्र गति से विकास। जैसे मान लो कि घर में किसी ने पैसे मांग लिए, 500 रुपये ले लिए,
ठीक है। अब ये यहाँ ये नहीं इस बात को ध्यान में रखा जाता कि बस इतनी बात ध्यान में रखी जाती है पैसा कितना लिया है, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि ये इसने 500 रुपये ने को खर्च कहाँ किया है, कैसे किया है। अतः ये बजट स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने में और देश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं समझा जाता, इसलिए कालांतर में निष्पादन बजट की आवश्यकता को समझा जा रहा है। अब निष्पादन जो कि कार्यशैली पर आधारित है, अब निष्पादन बजट जो कि परिणामों और उपलब्धियों पर आधारित है ये, इसलिए कौन सा निष्पादन बजट है, ठीक है। इसमें निष्पादन बजट में प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि निष्पादन बजट सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाओं तथा परियोजनाओं को पेश करने, यानी वो अभी हमने देखा कि 500 रुपये जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, ठीक है, वो तो हमने देख लिया आम बजट में, लेकिन इस 500 रुपये का प्रयोग क्या किया गया है, उससे कैसी कैसी उपलब्धियां प्राप्त की गई है, वो किस में आएगा, निष्पादन बजट में आएगा, ठीक है। इस निष्पादन बजट की बात करें तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हूपर आयोग है 1949 में, उसने ये जो प्रशासनिक सुधार है उसके लिए ये प्रस्तुत किया गया था। फिर आगे चलकर 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको प्रथम बार चालू किया, फिर अन्य देशों में भी इस बजट को शामिल करने लग गए थे। अब बात करें शून्य आधारित बजट की, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो खर्चे हैं उसको, जो पूर्व खर्चे हैं उनको क्या मानकर चलते हैं, शून्य मानकर चलते हैं, ठीक है। इसका जो जनक माना जाता है वो पीटर ए पायर को इसका जनक माना जाता है, ठीक है। इसका क्या है कि देश में जो बजट में निरंतर जो घाटा बढ़ रहा है, हमने देखा कि व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी सरकार वर्तमान में घाटे का बजट बनाती जा रही है, ठीक है। और वो किस लिए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। और अपन बात करें निष्पादन बजट प्रणाली के क्रियान्वयन में जटिलता, उसके कारण ये धीरे धीरे शून्य आधारित बजट की अवधारणा को भी क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। इसको सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है, सनसेट, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि पिछले जो गत वर्ष के जो खर्चे हैं उनको आगामी बजट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, उनको शून्य मानकर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बार और आप देख लेना इसको, ठीक है। फिर अपन देखें परिणाम बजट, तो इसमें भी क्या होगा, आउटकम बजट, क्योंकि इसमें भी परिणाम को देखा जाता है, यानी और ये केंद्र सरकार द्वारा बजट की इस नई पद्धति को 2005-06 के बजट में की गई और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त 2005 को ये बजट, आउटकम बजट को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया है। और इसके ये नाम से ही पता चल रहा है इसका कि आउटकम बजट का मतलब है इसके परिणाम को भी अवलोकन किया जाता है। जैसे किसी उधार की राशि हो गई जैसे 500, अब ये खर्च कर दिया, क्या वास्तव में वहाँ खर्च की गई है, कितनी राशि खर्च की गई है, और इस खर्च की राशि का जिस क्षेत्र के लिए किया गया क्या वहीं की गई है, और इसका परिणाम क्या है, वो सारा का सारा इस परिणाम बजट के, आउटकम बजट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये जेंडर बजटिंग जो महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारिकता को बढ़ाने के लिए ये वर्तमान में जेंडर बजटिंग वाला स्वरूप भी शामिल किया जा रहा है। 2005 में सर्वप्रथम इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। केंद्रीय बजट के प्रमुख दस्तावेजों की बात करें तो वित्त मंत्री का भाषण है, इसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय कथन है, बजट का सार यानी उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, वित्त विधेयक इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, बजट प्राप्तियां कहाँ कहाँ से बजट प्राप्त हुआ है वो शामिल किया जाता है, बजट का खर्चा, ये कोई विशेष आपको ध्यान में रखने की बात नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए। अनुदान की मांग, ठीक है, और ये मैंने आपको बजट का वर्गीकरण बताया है, ठीक है। वर्तमान में घाटे की वित्त व्यवस्था को शामिल किया गया है, यानी व्यय को आय से ज़्यादा रखने का प्रयास किया गया है। कारण क्या है कि देश के, जैसे हमने देखा 1930 के दशक में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रकार की नीति को आजमाया था, फिर यूरोप और अमेरिकी सरकारों की नीति का अनुसरण किया था। जो मंदी आई थी उसको उभारने के लिए प्रयास किया गया था, क्योंकि इसमें देश में जो व्यय है वो ज़्यादा किया जा रहा है, व्यय ज़्यादा किया जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी,
और इससे मांग चक्र में वृद्धि होगी। मांग चक्र के कारण देश में रोजगार, आय, उत्पादन, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए इसको राजकोषीय सुधार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अब इसका पोषण कैसे होगा? घाटे का बजट वे ज़्यादा तो बना दिया, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होगा? विदेशी सहायता से प्राप्त हो सकता है, विदेशी अनुदान से ये प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। विदेशी ऋण के द्वारा इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त भरपाई की जा सकती है। आंतरिक ऋण की बात करें तो आंतरिक ऋण और मुद्रा छापकर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक ऋण के कारण कुछ यहाँ अपन देखें कि आंतरिक ऋण के कारण वित्तीय घाटे को कम करने का ये सबसे सस्ता इलाज है, परंतु इसके अंतर्गत क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो इसके कारण निवेश में कमी आएगी, जिससे निम्न उत्पादन, निम्न सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि यहाँ क्या होगी, जब सरकार इस ऋण ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो ऋण के कारण जो निवेश है वो हतोत्साहित होगा, यानी ज़्यादा किसकी ओर बढ़ने लग जाएंगे, उधार के लिए। इसलिए उत्पादन, रोजगार, आय में कमी होगी, ठीक है, और अर्थव्यवस्था की इसके कारण धीमी गति हो जाएगी। फिर है मुद्रा छाप कर, यानी आरबीआई द्वारा भी इसकी जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसको भी भरपाई की जा सकती है, लेकिन इसके भी कुछ प्रतिबंध है। उसके तहत सरकार ज़्यादा नोट छापकर इस घाटे की वित्त व्यवस्था को की भरपाई नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हमने आज बजट के बारे में देखा, बजट की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में देखा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको बड़ी बारीकी से देखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। अगले वीडियो कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे दोस्तों, नमस्कार।